हेलो एवरीवन। रिकर्शन पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरा प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छे से मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर किए थे रिकर्शन से रिलेटेड। रिकर्शन में स्टैक यूज होता है, क्यों यूज होता है, सब कुछ मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया था। ठीक है, बट जस्ट टू रिवाइज मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, अगर आपने स्टैक यूज नहीं किया तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर करोगे, है ना। जैसे हर एक बारी जैसे से आपने फंक्शन कॉल किया, जैसे फैक्ट ऑफ मेन ने कॉल किया था फैक्ट ऑफ 3, तो आपने फैक्ट ऑफ 3 के लिए एक नया एक्टिवेशन रिकॉर्ड बना था। जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ था एक्टिवेशन रिकॉर्ड बना था, तो आपने एक नया वेरिएबल एन डिफाइन करा, उसकी वैल्यू 3 थी। तो समझ पा रहे हो। फिर जब फैक्ट ऑफ 3 ने फैक्ट ऑफ 2 को कॉल किया, तो फैक्ट ऑफ 2 के लिए एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड बना, और उसमें फिर वही बात है, एन की वैल्यू 2 आई, फिर एन की वैल्यू 1 आई, एंड सो ऑन। जितनी बारी फंक्शन कॉल हुआ है उतनी बारी ये नया नया वेरिएबल एन डिफाइन हुआ। ये देख पा रहे हो कि नहीं, उतनी बारी ये नया वेरिएबल एन डिफाइन हुआ है ना। तो फिर वही बात है, सारी इन्फॉर्मेशन कहां जाएगी भाई, आप याद नहीं रख पाओगे। तो इसलिए हमने स्टैक रखा हुआ है। अगर आप स्टैक यूज नहीं करोगे तो सारी इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाएगी। ठीक है, और लास्ट एंड फर्स्ट वाली कहानी भी आपको समझ में आ रही थी, इसलिए हम लोगों ने स्टैक यूज किया है। आई थिंक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब मैं क्या करूंगा, जहां पे मैंने प्रीवियस लेक्चर एंड किया था वहीं से मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करूंगा। मैंने आपको बताया था मैं समरी के पॉइंट्स आपके लिए रीड करूंगा। तो देखो, मैं एक एक पॉइंट रीड करता हूं और आपको समझाता हूं कि फाइनली हमने जो कुछ सीखा है उसकी एक निचोड़, एक समरी क्या है, वो मैं अब आपको दिखा रहा हूँ। जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था उसकी फटाफट से समरी देख रहे हैं अब हम लोग। ठीक है, देखो भाई, समरी क्या है भाई। सेल्फ कॉलिंग फंक्शन इज नोन एज रिकर्शन, ये बात हमारे को पहले से पता है। ठीक है, जस्ट टू रिवाइज हमने लिखा हुआ ये पॉइंट। नेक्स्ट, सॉल्विंग बिग प्रॉब्लम यूजिंग स्मॉल प्रॉब्लम इज नोन एज रिकर्शन। ठीक है, ये जो कहानी है ना भाई, सेल्फ कॉलिंग फंक्शन इज नोन एज रिकर्शन, ये प्रोग्रामिंग की भाषा है सारी की सारी। ठीक है, ये है जी अकॉर्डिंग टू प्रोग्रामिंग। और ये है जी अकॉर्डिंग कंसेप्ट, जो एक्चुअल रिकर्शन का कंसेप्ट है वो ये है कि बिग प्रॉब्लम को यूजिंग स्मॉल प्रॉब्लम सॉल्व करना, उसको हम लोग रिकर्शन कहते हैं। जैसे 5 का फैक्टोरियल तो मुझे नहीं आता, लेकिन मैं बोलूंगा कि ऐसे समझो, देखो 5 का फैक्टोरियल निकालना है, मुझे नहीं पता 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। तो घुमा फिरा करके मैं 5 फैक्टोरियल को 0 फैक्टोरियल तक रिड्यूस करूंगा, लेके आऊंगा 0 फैक्टोरियल तक, और उसके बाद फिर वापस उल्टा सब्स्टिट्यूट करके 5 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालूंगा। तो मैं बोलूंगा 5 फैक्टोरियल क्या है भाई, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। फिर 4 फैक्टोरियल नहीं पता लगेगा तो बोलूंगा 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल नहीं पता लगेगा, फिर मैं बोलूंगा 3 फैक्टोरियल क्या होता है जी, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। फिर 2 फैक्टोरियल नहीं पता लगेगा, 2 इंटू 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल नहीं पता लगेगा, 1 इंटू 0 फैक्टोरियल। फिर 0 फैक्टोरियल मुझे पता है क्या है, 1 है। तो देख पा रहे हो, 5 फैक्टोरियल को घुमा फिरा करके मैं 0 फैक्टोरियल के टर्म्स में ले आया हूं। और बस फिर 0 फैक्टोरियल 1 था तो 1 इंटू 1 1 ऊपर रिटर्न होगा, फिर 2 इंटू 1 2 ऊपर रिटर्न होगा, 3 इंटू 2 6 ऊपर रिटर्न होगा, एंड सो ऑन। आप समझ पा रहे हो है ना, मैं ज्यादा नहीं बोलता, आपको क्लियर हो रहा होगा। तो ये है भाई, सॉल्विंग बिग प्रॉब्लम यूजिंग स्मॉल प्रॉब्लम इज नोन एज रिकर्शन। ये एक्चुअल कांसेप्ट है, और प्रोग्रामिंग की भाषा में सेल्फ कॉलिंग फंक्शन इज नोन एज रिकर्शन। ठीक है जी, आगे। रिकर्सिव प्रोग्राम शुड हैव टर्मिनेशन कंडीशन, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तारे बनाओ कि इसमें आप बहुत कंफ्यूज होगे, और अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग यू कैन से आंसर मिलेंगे, बट जो मैं आंसर दे रहा हूँ वो बिल्कुल परफेक्ट है। ध्यान से समझना। देखो भाई, रिकर्सिव प्रोग्राम शुड हैव टर्मिनेशन कंडीशन, अदरवाइज स्टैक ओवरफ्लो एरर विल कम। प्लीज ये बात ध्यान रखना। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाता हूँ, एक स्लाइड में और लेता हूँ, वहां पे आपको क्लियर करता हूँ। टर्मिनेशन कंडीशन होना बहुत जरूरी है। जैसे हमने देखा था, ये याद है कि नहीं, देखो हमने लिखा था इंट फैक्ट इंट एन, याद है। इंट फैक्ट में एक बार लिख देता हूँ, क्योंकि जितनी, और आप भी लिखो, मैं लिख रहा हूँ तो आप भी लिखो, ताकि आपके माइंड में चीजें फिट रहे। रिकर्सिव प्रोग्राम बना रहा हूं मैं फैक्टोरियल के लिए, तो मैंने क्या बोला था भाई, 2 स्टेप होते थे। पहला स्टेप क्या होगा भाई, टर्मिनेशन कंडीशन। दूसरा क्या होगा, पहला होगा स्टॉप, दूसरा होगा कंटिन्यू। 2 स्टेप है ना। तो वो टर्मिनेशन कंडीशन को हम लोग स्टॉप बोल रहे थे, तो पहले टर्मिनेशन कंडीशन लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, इफ एन डबल इज इक्वल टू 0 रिटर्न 1, ये होगी जी टर्मिनेशन कंडीशन। और एल्स, फिर वो बात है कंटिन्यू वाला स्टेप, तो क्या था जी, रिटर्न एन स्टार फैक्ट ऑफ एन माइनस 1। ये याद आ रहा होगा आपको, मैंने ये लिख करके दिखाया था, है ना। हाँ जी, तो वही चीज है। देखो मैंने क्या बोला कि हर एक रिकर्सिव प्रोग्राम के अंदर हमारे पास एक टर्मिनेशन कंडीशन होनी चाहिए। अगर टर्मिनेशन कंडीशन नहीं दोगे तो स्टैक ओवरफ्लो एरर मैसेज आएगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये देखो। मैं एक बार ये पार्ट हटा देता हूँ, ठीक है, आपने नोट कर लिया ना। हाँ, तो एक बार ये सब हटा देता हूँ। सीधा ही अगर मैंने ये लिख रखा होगा तो ये क्या करेगा जी, फैक्ट ऑफ 5 आपने लिखा तो 5 इंटू फैक्ट ऑफ 4, फिर 4 इंटू फैक्ट ऑफ 3, 3 इंटू फैक्ट ऑफ 2, एंड चलते चलते जब आएगा तो फिर 0 इंटू फैक्ट ऑफ -1, फिर फैक्ट ऑफ -1 कॉल हो जाएगा, तो फिर -1 इंटू फैक्ट ऑफ -2, एंड सो ऑन। ये तो इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा। आपको लगा कि इनफाइनाइट लूप बन जाएगी, बट एक्चुअली ये इनफाइनाइट लूप देखो थ्योरेटिकली तो बनेगी। याद है आपको, मैंने देखो शायद ये समझाया भी था जब मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बोल रहा था, तो मैंने आपको ये चीज समझाई थी ना कि अगर आपने कंटिन्यू पहले कर दिया, पहले तो स्टॉप वाली बात करनी है, फिर कंटिन्यू वाली बात करनी है। 2 स्टेप है ना, तो पहला स्टॉप दूसरा कंटिन्यू। लेकिन अगर आपने कंटिन्यू पहले कर दिया, स्टॉप बाद में कर दिया, तो वो इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा थ्योरेटिकली। याद है कि नहीं, मैंने कितनी बार अंडरलाइन करके बताया था थ्योरेटिकली। थ्योरेटिकली क्यों कहा था, देखो एक्चुअली प्रैक्टिकली जब मैं कर रहा हूँ तो उस बात को समझो। देखो आप ऐसे भी समझ सकते हो, या चलो पहले मैं ऐसे बोलता हूँ। देखो मैंने टर्मिनेशन कंडीशन नहीं दी ना, तो आपको लग रहा है कि तो इनफाइनाइट लूप बन गई। थ्योरेटिकली तो इनफाइनाइट लूप है,
लेकिन प्रैक्टिकली जब मैं बात कर रहा हूँ तो आपको याद है ना, मैं देखो जैसे ये फंक्शन को कॉल करते हो कि एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनता है उसका, तो स्टैक में यू कैन से मेमोरी एलोकेट करते जाएंगे। तो कितने एक्टिवेशन रिकॉर्ड आ सकते हैं स्टैक के अंदर? कोई इनफाइनाइट मेमोरी थोड़ी लेके बैठे हुए आप, कंप्यूटर के अंदर फाइनाइट मेमोरी है ना भाई। तो कुछ फाइनाइट नंबर ही, चाहे वो 1 लाख हो, चाहे 10 लाख हो, चाहे 500 हो, चाहे 5000 हो, मेरे को मतलब नहीं है, कुछ गिने चुने ही एक्टिवेशन रिकॉर्ड आ पाएंगे। उसके बाद, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट टाइम्स कॉल करता चला जाएगा, उसके बाद क्या होगा, जब स्टैक हमारा पूरा यू कैन से भर जाएगा, जब जगह हमारे पास खत्म हो जाएगी मेमोरी में, तो एरर मैसेज आता है स्टैक ओवरफ्लो। तो प्रैक्टिकली याद रखना, इनफाइनाइट लूप नहीं बनेगी यहाँ पे। प्रैक्टिकली तो हमारे को पता लग रहा है कि यहाँ पे जब स्टैक ओवरफ्लो एरर मैसेज आ जाएगा, बट थ्योरेटिकली आप बोल सकते हो कि इनफाइनाइट लूप बन चुकी है। प्रैक्टिकली स्टैक ओवरफ्लो मैसेज क्यों आएगा? क्योंकि कभी ना कभी तो स्टैक ओवरफ्लो होगा। आपको याद है कि नहीं? हर बार देखो, जैसे आप फंक्शन कॉल करोगे, ये देखो भाई, आपने सबसे पहले विजुअलाइज करा देता हूं मैं आपको। मैंने मेन लिखा था, फिर ऐसे लिखा था फैक्ट ऑफ 3, फिर लिखा था फैक्ट ऑफ 2, है ना, फिर फैक्ट ऑफ 1, है ना, फिर फैक्ट ऑफ 0, फिर मैंने कहा था 0 से हमने रिटर्न करवा देते, लेकिन अब यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो आगे करता जाएगा फैक्ट ऑफ -1 एंड सो ऑन। तो ये तो चलता ही चला जाएगा, और हर एक फंक्शन कॉल के लिए एक एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड है। तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, ये तो एक वेरिएबल होगा जो कि 2 बाइट ले रहा है, और भी बहुत कुछ होता है एक्टिवेशन रिकॉर्ड में। एग्जैक्टली क्या क्या होता है वो सारा मैंने आपको कंपाइलर डिजाइन में पढ़ाना है, अभी मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, टाइम वेस्ट है, नहीं तो सारा कुछ मिक्सअप हो जाएगा। मैं यहाँ पे प्रॉपर उसमें नहीं पूछ रहा हूँ, रन टाइम एनवायरमेंट में इतना भी बता देता हूँ। कंपाइलर डिजाइन में टॉपिक आएगा रन टाइम एनवायरमेंट का, वहां मैं सारा कुछ डिस्कस करूंगा, अभी मैं ज्यादा नहीं पूछ रहा हूँ इस सब में, ठीक है। तो मेन बात क्या है, कैसे समझ लो, एक्टिवेशन रिकॉर्ड की कोई मेमोरी तो होगी ना भाई। सिर्फ सिंपल इतनी बात करो, ये जो एक एन वेरिएबल डिफाइन किया, ये 2 बाइट तो मेमोरी लेगा। अगर मैं ज्यूम करता हूँ इंटीजर 2 बाइट लेता है, इंटीजर अगर 2 बाइट लेता, तो वर्स्ट केस में ये मतलब बिल्कुल सिंपल बात करो, कुछ भी ना रखो तो ये 2 बाइट तो है। और भी बहुत कुछ होता है उसमें, बहुत बड़ा होता है एक्टिवेशन रिकॉर्ड, सारा मैं आपको आगे सिखाऊंगा। बट इतना तो समझ में आ रहा है, कुछ मेमोरी तो ले रहे हैं ना भाई, तो कुछ गिने चुने ही आप एक्टिवेशन रिकॉर्ड मेंटेन कर पाओगे ना भाई, है ना। तो जब ये सारे एक्टिवेशन रिकॉर्ड यू कैन से, जब स्टैक हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा, नहीं बचेगी, खत्म हो जाएगी मेमोरी, तो फिर क्या मैसेज आएगा? स्टैक ओवरफ्लो मैसेज। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो स्टैक ओवरफ्लो एरर मैसेज आ जाएगा। इनफाइनाइट लूप नहीं बनता जी, कंप्यूटर में इनफाइनाइट लूप नहीं बनने वाले, क्योंकि कंप्यूटर के पास इनफाइनाइट मेमोरी नहीं है, इसके पास फाइनाइट मेमोरी ही है। प्लीज ये बात आई थिंक सबको समझ में आ रही होगी मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसलिए प्लीज ध्यान रखना, रिकर्सिव प्रोग्राम शुड हैव टर्मिनेशन कंडीशन, अदरवाइज स्टैक ओवरफ्लो एरर मैसेज विल कम। तो अगर टर्मिनेशन कंडीशन नहीं दोगे रिकर्सिव प्रोग्राम में, तो इनफाइनाइट लूप में कन्वर्ट होगा नहीं होगा, प्लीज ध्यान रखना, वो इनफाइनाइट लूप में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि कंप्यूटर के पास मेमोरी फाइनाइट है, और जब वो फाइनाइट मेमोरी हमारी ओवर हो जाएगी, तो हमारा स्टैक ओवरफ्लो एरर मैसेज आकर के प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट करेगा। ऐसा नहीं होगा कि प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं करेगा अगर टर्मिनेशन कंडीशन नहीं दोगे तो जब भी आप प्लीज ध्यान रखना, रिकर्सिव प्रोग्राम में अगर आपने टर्मिनेशन कंडीशन नहीं दी, तो क्या होगा? आपको लगेगा इनफाइनाइट लूप नहीं। थ्योरेटिकली आप बोल सकते हो कि हाँ जी ये इनफाइनाइट लूप है, तो कॉल करते रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। बट प्रैक्टिकली और एक्चुअली में जब आप कंप्यूटर में उसको रन करोगे प्रोग्राम को, तो क्या मैसेज आएगा? स्टैक ओवरफ्लो एरर मैसेज थोड़ी देर के बाद आ जाएगा, जब जब ये कॉल कर कर करके खत्म हो जाएगा, स्टैक हमारा बंद हो जाएगा, और स्टैक हमारा खत्म हो जाएगा, मेमोरी हमारी खत्म हो जाएगी, थोड़ा अच्छा बोले तो स्टैक हमारा भर गया पूरा, मेमोरी हमारी खत्म होगी, तो मैसेज क्या आ जाएगा? स्टैक ओवरफ्लो एरर मैसेज, ठीक है। तो प्लीज ध्यान रखना, अगर कंप्यूटर की बात करोगे, जनरली अगर ये क्वेश्चन आता है कि रिकर्सिव, इफ रिकर्सिव प्रोग्राम डज नॉट हैव टर्मिनेशन कंडीशन, देन व्हाट विल हैपन? इट विल द प्रोग्राम विल बी कन्वर्टेड टू इनफाइनाइट लूप। नो, प्रोग्राम की बात करें, प्रोग्राम किस पे रन होता है? कंप्यूटर पे, तो आप क्या बोलोगे? स्टैक ओवरफ्लो एरर मैसेज लिखता हूं। कंसेप्चुअली बोलोगे तो आप बोल सकते हो कि इनफाइनाइट लूप बन रही है, बट एक्चुअली इनफाइनाइट लूप नहीं है। आई थिंक समझ में आएगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। हाँ जी, आप प्लीज अब ये बात भी देख लो भाई, जो मैंने अभी आपको बोली थी कि एवरी रिकर्सिव प्रोग्राम विल बिहेव लाइक इनफाइनाइट लूप, तो अगर आपने पहले कंटिन्यू कर दिया, बाद में आपने टर्मिनेशन कंडीशन डाली, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप खुद से समझ पा रहे होगे। देखो मैं आपको यही दिखा देता हूँ, देखो अगर आपने लिखा इंट फैक्ट इंट एन, ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैं वही बात है, मैं कह रहा था ना, धीरे धीरे डाइव इन डीप करूंगा, पेशेंस के साथ समझो, सारा कुछ मैं समझाऊंगा आपको। शायद प्रीवियस लेक्चर में ये बात समझ में आ गई होगी, जिनको नहीं आई उनके लिए मैं थोड़ा सा और डीप में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। इन फैक्ट इन 10, तो आप क्या बोलोगे जी? आप पहले सीधा बोल दो रिटर्न एन स्टार फैक्ट ऑफ एन माइनस 1, और फिर नीचे आकर के लिखो इफ एन डबल इज इक्वल टू 0 रिटर्न 1। अरे भाई यहाँ पे तो कभी कंट्रोल ही नहीं आना, आप यहीं पे घूमते रहोगे। फैक्ट इन फैक्ट इन 10, तो फिर रिटर्न एन स्टार फैक्ट ऑफ एन माइनस 1 फंक्शन कॉल होगी, यहाँ पे कंट्रोल, फिर कंट्रोल यहाँ पे ट्रांसफर। जैसे ये देखो सिंपल बात इतनी करो कि यहाँ ध्यान लगाओ, ठीक है, थोड़ा अलग कलर में लेता हूँ, यहाँ ध्यान लगाओ, ये आपकी फंक्शन कॉल है कि नहीं है, और ये हमारी पूरी फंक्शन डेफिनेशन है कि नहीं है। जैसे फंक्शन को कॉल करते हो तो फंक्शन डेफिनेशन पे कंट्रोल आता है ना, कंट्रोल यहाँ पे आएगा, फिर आप बोलोगे रिटर्न आंसर फैक्टर नंबर, फिर दोबारा से कंट्रोल यहाँ जाएगा, फिर आप बोलोगे रिटर्न आंसर फैक्टर नंबर, एंड सो ऑन, चलते रहेगा भाई, ये कभी बंद ही नहीं होगा।
ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको लगेगा कि इनफाइनाइट लूप पे कन्वर्ट हो जाएगा, बट वही बात है, स्टैक ओवरफ्लो एरर मैसेज आएगा। थ्योरेटिकली बोलोगे तो इसलिए देखो मैंने प्रॉपर्ली देखो लिखा हुआ है, थ्योरेटिकली इट विल बिहेव लाइक इनफाइनाइट लूप। ठीक है, तो आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। जब कुछ कंडीशन ही नहीं है टर्मिनेशन की तो करूं क्या, कंटिन्यू 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 करता रहूंगा, स्टॉप कभी करूंगा ही नहीं। कॉमन सेंस समझ पा रहे हो, ठीक है। तो पहले हमेशा याद रखना है आपको ये टर्मिनेशन कंडीशन देनी है, बाद में कंटिन्यू वाला स्टेप करना है। मतलब पहले स्टॉप के बारे में बताना है, फिर कंटिन्यू के बारे में बताना है। तो जैसे ही कंट्रोल ट्रांसफर होगा तो पहला सवाल उठना चाहिए, क्या मैं यहीं पे रुक सकता हूं? अगर आपको लगता है कि रुक सकता हूं तो वहीं रुक जाओ, तो इसका मतलब पहले स्टॉप वाली बात कहनी होगी और उसके बाद फिर कंटिन्यू वाली बात कहनी होगी। आई थिंक आ रहा होगा सबको समझ में क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। नोट डाउन करो फटाफट। ठीक है, चलो भाई अब मैं बढ़ता हूं आगे। ठीक है जी, तो ये क्लियर हुआ कंसेप्ट। अब आगे देखो भाई, तो एग्जीक्यूट रिकर्सिव प्रोग्राम वी आर यूजिंग स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। बिल्कुल बात ठीक है, आप समझ पा रहे होगे। अगर आपने स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज नहीं किया है ना, तो प्रोग्राम इंप्लीमेंट कैसे होगा भाई, यू कैसे कंप्यूटर में कैसे आप रन करवा पाओगे, याद नहीं रहेंगी चीजें, सारे भूल भाल जाओगे भाई, कहां से क्या वैल्यू आ रही थी, हर बार नया नया लेके आ रहे। मैं भी आपको समझा के प्लीज बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा, वीडियो स्टार्ट करते ही, ये लेक्चर स्टार्ट करते मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दी थी सारी। ठीक है जी, आगे बढ़ो भाई, है ना। वन फंक्शन कॉल टू अनदर फंक्शन कॉल, ये देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। वन फंक्शन कॉल टू अनदर फंक्शन कॉल इन रिकर्शन, पैरामीटर वैल्यूज विल चेंज बट नॉट अदर थिंग्स लाइक फंक्शन नेम, नंबर ऑफ पैरामीटर, नेम ऑफ पैरामीटर एक्सेट्रा। पैरामीटर्स की वैल्यू चेंज हो रही है बस, और कुछ भी चेंज नहीं होता। आप चेक करो ना आराम से, ये देखो प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था, देखो बार बार मैंने आपको इसलिए तो कोडिंग करी थी ताकि आपको चीजें याद रहेंगी। सारा कॉपी मैंने इसलिए बनाया था, हर एक प्रोग्राम, ये देखो भाई जो भी कोड आपने लिखा था ये तो मैंने रफली आपको कॉपी बना बना करके समझा दिया। एक्चुअली तो कंट्रोल यहीं पे ट्रांसफर होता है, खेल तो सारा कंट्रोल ट्रांसफर का ही है, बट थोड़ा विजुअलाइज आप अच्छे से कर पाओ इसलिए मैंने आपको यहाँ कॉपी बना बना कर दिखाई थी। और आप चेक करो कहीं पे भी कोई चेंज नहीं हुआ है ना। देखो कितने पैरामीटर्स है, हर जगह एक एक पैरामीटर ही है ना। पैरामीटर का नाम मतलब यू कैन से फॉर्मल आर्गुमेंट का नाम, थोड़ा अच्छा हो तो फॉर्मल आर्गुमेंट का नाम एनएनएन, हर जगह एनएनएन ही चल रहा है। ठीक है, कोड भी सारा सब कुछ तो सेम है, सिर्फ फर्क क्या आया है, जो आपके फॉर्मल आर्गुमेंट्स की वैल्यूज थी वो चेंज होती चली जा रही है। पहले 3 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 0 हुआ एंड सो। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखना। जब भी आप रिकर्सिव प्रोग्राम बनाते हो तो उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ पैरामीटर्स की वैल्यू चेंज होंगी और कुछ नहीं, बाकी सब सेम रहेगा। पैरामीटर्स का नाम, नंबर ऑफ पैरामीटर्स, कोड सब कुछ सेम है। ठीक है, तो देखो मैंने वही लिखा हुआ है। अब दोबारा से पढ़ो, वन फंक्शन कॉल टू अनदर फंक्शन कॉल इन रिकर्शन। जब भी आप रिकर्सिव कॉल करते चले जा रहे हो, पैरामीटर्स वैल्यूज विल चेंज बट नॉट अदर थिंग्स लाइक फंक्शन नेम, नंबर ऑफ पैरामीटर, नेम ऑफ पैरामीटर एक्सेट्रा। आई थिंक हो गया होगा क्लियर। नोट डाउन करो फटाफट, साथ साथ नोट डाउन करते जाओ भाई, एक्टिव रहो थोड़ा सा। कर लिया, चलो आगे देखो भाई। हाँ जी, तो नंबर ऑफ स्टैक यूनिट, ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ स्टैक यूनिट्स यूटिलाइज्ड व्हाइल रिकर्सिव प्रोग्राम इज रनिंग इज नोन एज डेप्थ ऑफ स्टैक। तो यहाँ से फिर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वाली कहानी आती है, यहीं पे मैं स्टॉप लगाऊंगा, इसमें और ज्यादा मैं नहीं घुसूंगा। तो ये सारी बातें मैं डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स में करूंगा। ठीक है, स्पेस कितना लग रहा है एंड सो ऑन। तो डेप्थ ऑफ स्टैक का मतलब क्या है, कितने स्टैक यूनिट्स आपने यूटिलाइज किया। तो एक स्टैक यूनिट एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड को समझा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो भाई डेप्थ कितनी है भाई, यहाँ पे चेक करें, देखो 1 2 3 4 एंड 5, टोटल 5 डेप्थ आई है भाई। अगर आपने फैक्ट ऑफ 3 के लिए काम किया है तो ऐसे आप समझ पा रहे हो, फैक्ट ऑफ 4 के लिए काम करोगे तो एक और फालतू हो जाएगी, 6 डेप्थ आ जाएगी, है ना। ऐसे ही फैक्ट ऑफ एक मिनट रुको, फैक्ट ऑफ 3 के लिए कितने हैं भाई, 1 2 3 4 5। हाँ ठीक है, फैक्ट ऑफ 4 के लिए यहाँ पे 5 है तो 6 आ जाएगी, फैक्ट ऑफ 5 के लिए 7 आ जाएगी एंड सो ऑन। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, डेप्थ मतलब कितने स्टैक यूनिट्स आपने यूटिलाइज किए। ठीक है, तो रफली जिसको हम ऑर्डर ऑफ एन बोल देंगे ना, तो 3 है तो फिर 5 आ रहा है, +2 हो रहा है और कुछ नहीं, है ना। तो +2 क्यों हो रहा है, क्योंकि फैक्ट ऑफ 0 आपने कॉल किया तो फैक्ट ऑफ 0 का भी एक्टिवेशन रिकॉर्ड बना है एंड सो ऑन। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई थिंक हो रहा होगा क्लियर सब लोगों को, है ना। ठीक है जी, तो दैट्स इट। तो रफली n+2 हो रहा है ना, तो फैक्ट ऑफ 3 है तो 5 हो रहा है, समझ पा रहे हो ना। देखो डेप्थ देख लो, फैक्ट ऑफ 3 आपने कॉल किया तो 5 यूनिट्स आपने स्टैक के यूटिलाइज किया, मतलब 5 एक्टिवेशन रिकॉर्ड आपने यूज किया है। फैक्ट ऑफ 4 के लिए आप देखोगे तो 6 आएगा, क्योंकि एक ही तो फालतू फंक्शन कॉलोनी और क्या होनी है ना। ऐसे आप समझ पा रहे हो, फैक्ट ऑफ 5 के लिए 7 आएगा एंड सो ऑन, है ना। तो फिर फैक्ट ऑफ n के लिए जनरलाइज मैं कर सकता हूं, फैक्ट ऑफ n के लिए कितना आएगा, n+2। ठीक है, तो वही बात है, आगे डेटा से चला कर दो थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया, ऑर्डर का आइडिया, तो आप यहाँ बोल के भागोगे ऑर्डर n, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर n है। ठीक है, कोई बात समझ में आया, अच्छी बात है ना। तो मारो गोली, मैं डेटा से चला कर मैं कहानी करूंगा। मेरे को एक्चुअली ना सच बताऊं तो मेरे को ये सब बातें पसंद नहीं है, ऐसे रफली बोल के भाग जाओ, किसी को समझ में आए किसी को समझना है, बट वही बात है थोड़ा सा मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दे दिया। ऑर्डर एग्जैक्टली क्या होता है, थीटा क्या होता है, ये सब पहले तो मेरे को ही समझानी पड़ेगी। डेटा से चला कर मैं ऐसे हवा में नहीं उड़ा दूंगा, ऐसे फ्री में सीधा पढ़ाना नहीं शुरू कर दूंगा, पहले बहुत टाइम लगाऊंगा मैं आपको समझाने में। एग्जैक्टली ऑर्डर, बिग ओ नोटेशन का मतलब क्या है,
ठीक है, बिग ओमेगा का क्या मतलब है, बिग थीटा का क्या मतलब है, एंड्स ऑन स्मॉल ओमेगा, स्मॉल ओ, बिग ओ नोटेशन है, स्मॉल ओ नोटेशन है, एंड्स ऑन। तो हर एक नोटेशन पहले तो एसिम्प्टोटिक नोटेशन इनको कहते हैं, मैं पहले उन सबको ढंग से क्लियर करूंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो रफली थोड़ा सा मैंने बोल दिया, जिसको समझ आया ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लेना, मैं बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल जीरो लेवल से आपको एक एक बात समझाऊंगा, टेंशन मत लेना यहाँ पे। ठीक है जी, तो रफली मैंने बोल दिया इतना है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, आगे बात करेंगे आराम से, अभी ज्यादा बोलने का रियली कोई फायदा नहीं है ना, आप लोग कंफ्यूज हो गए, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम की सारी कहानी है। हाँ जी, तो नंबर ऑफ स्टैक्स यूनिट यूटिलाइज्ड बाय रिकर्सिव प्रोग्राम इज रनिंग इज नोन एज डेप्थ ऑफ स्टैक। ठीक है जी, क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन पढ़ो भाई, ये भी अच्छा है, देखो रिकर्सिव प्रोग्राम आर वेरी इजी टू डिजाइन। बहुत आसान है डिजाइन करना, मैंने आपको अभी समझाया तो था, प्रीवियस लेक्चर में भी समझाया था, दो स्टेप होते हैं, कौन कौन सा, पहला स्टॉप, दूसरा कंटिन्यू, व्हेन टू स्टॉप फिर कंटिन्यू। तो पहला स्टेप स्टॉप, दूसरा स्टेप कंटिन्यू। पहला स्टेप स्टॉप क्यों है, कि अगर आपने पहला स्टेप कंटिन्यू कर दिया तो इनफिनिट लूप में फंस जाओगे, थ्योरेटिकल मैंने आपको समझाया था। अब देखो मैंने देखो लिखा भी है, रिकर्सिव प्रोग्राम आर वेरी इजी टू डिजाइन, ओनली टू स्टेप्स, दैट इज टर्मिनेशन कंडीशन एंड रिकर्सिव कॉल। ठीक है, तो टर्मिनेशन कंडीशन क्या होगी, स्टॉप, रिकर्सिव कॉल क्या होगा, कंटिन्यू। हाँ जी, तो हेंस इट प्रोवाइड ईज टू प्रोग्रामर, ये बात ध्यान रखना, मतलब बहुत आसान हो जाता है प्रोग्राम का। अगर एज ए प्रोग्रामर मैं देखूं तो मेरे लिए कुछ भी काम नहीं रिकर्सिव प्रोग्राम बनाना, कुछ सिर्फ दो स्टेप है बस, स्टॉप कंटिन्यू, बस दो स्टेप बना दो, काम खत्म। तो इतने बड़े बड़े जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, बहुत ह्यूज प्रोग्राम्स होते हैं, उनको आप सिर्फ दो दो लाइनों में बना सकते हो, यही रिकर्शन की पावर है, इसलिए रिकर्शन बहुत ज्यादा अच्छा लगता है लोगों को। ठीक है, हाँ जी, बट डिसएडवांटेज क्या है, एक्स्ट्रा स्पेस इसको चाहिए भैया, बिकॉज ऑफ स्टैक के कारण ना, क्योंकि एक्टिवेशन रिकॉर्ड बार बार स्टैक के अंदर पुश होता जा रहा है। और ये बात भी आप देख पा रहे हो कभी, है ना, आपने तो एक बार वेरिएबल इंट एन डिफाइन किया था, लेकिन जितनी बारी फंक्शन कॉल होगा उतनी बारी नए नए एन बनेगा। तो अगर 100 टाइम्स आपने कॉल किया तो 100 टाइम्स एन आपने बनाया है, तो 200 बाइट्स मेमोरी तो मुफ्त में आप ऐसे खराब करके, अगर आपने बोला कि इंटीजर 2 बाइट लेता है, 100 टाइम्स आपने कॉल किया था, तो 200 बाइट मेमोरी तो मुफ्त की आपने खराब कर दी, पर एक्चुअली उससे बहुत ज्यादा आपने खराब करी है मेमोरी, क्योंकि एक्टिवेशन रिकॉर्ड है, उसमें बहुत कुछ होता है, सिर्फ वेरिएबल्स ही नहीं और भी बहुत कुछ है। एक वेरिएबल यहाँ पे दो तीन होते तो, जो फॉर्मल आर्गुमेंट्स है यहाँ पे चार होते तो सारे अलग अलग डिफाइन होते। ठीक है, तो फिर वही बात है, वो फिर दिक्कत वाली बात हो जाती है ना, इसलिए कहते हैं कि थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये है कि स्पेस ज्यादा लगता है, स्पेस तो ज्यादा लग रहा है, लेकिन वही बात है, प्रोग्रामर को इजीनेस बहुत मिल रही है। एक बात ध्यान रखना भाई, जो भी देर इज, आपने कहावत सुनी होगी शायद, मैं बहुत बार बोलूंगा, वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत बार समझाऊंगा आपको, देर इज नेवर अ फ्री लंच। कोई आपको लंच फ्री में करवा रहा है तो समझ लेना उसका कोई ना कोई अंदर हिडन मीनिंग है, मतलब आपसे कुछ ना कुछ वो चाहता है, तभी आपको कुछ कोई खिला पिला रहा है, ऐसे नहीं। माँ बाप खिलाते पिलाते हैं भाई, माँ बाप फ्री में करते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि इसलिए तो कहते हैं पेरेंट्स भगवान का रूप है ना, क्यों कहते हैं, क्योंकि उनको कुछ आपसे इच्छा नहीं, उनको कुछ नहीं लेना आपसे, बट फिर भी आपको वो फीड करते हैं, आपको खिलाते पिलाते हैं, आपको बड़ा करते हैं, पालते हैं, सब कुछ करते हैं, और कोई थोड़ी करेगा। कोई अगर आपको खाना खिलाएगा ना, समझ लेना उसका पीछे उसका हिडन मीनिंग है, चाहे कोई भी आदमी, कोई भी हो, है ना, चाहे कितना नजदीकी रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी हो, बट सिर्फ पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको आपसे मतलब कुछ नहीं लेना, लेकिन फिर भी वो आपको खाना खिला रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं, तो इसलिए कहावत है, देयर इज नेवर अ फ्री लंच। ठीक है, तो वही बात है भाई, है ना, तो अब यहाँ पे वही कहानी है भाई, आपको इजीनेस तो मिल गई है, लेकिन वही बात है, फ्री लंच वाली बात होगी, तो फ्री लंच तो कभी होता नहीं है, तो आपको आसानी तो मिल गई, लेकिन अब इसको आपको फिर कीमत चुकानी पड़ेगी। आपने किसी से किसी ने आपको लंच करवाया, तो वो आपसे उसकी कीमत वसूलेगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ऑफ कोर्स इमीडिएटली पैसे नहीं मांगेगा आपसे, लेकिन कल को आपसे वो कोई ना कोई काम करवाएगा। तो बिल्कुल वही बात है, इजीनेस तो मिल गई प्रोग्रामर को, तो बट इसका नुकसान ही होगा कि कंप्यूटर में फिर मेमोरी फालतू लग रही है। ठीक है, तो मतलब हर एक चीज का नुकसान फायदा ये होता ही होता है, देयर इज नेवर अ फ्री लंच। ठीक है, तो कोई आपको खिला रहा है, उसका कोई ना कोई पीछे हिडन मीनिंग है, आपसे कल को कोई ना कोई वो काम आपसे जरूर निकलवाएगा। तो वही बात है, आपको इजीनेस दे दी, रिकर्शन ने आपको इजीनेस दे दी, इजीली आप काम कर पा रहे हो, लेकिन इसका फिर एक नुकसान आपको क्या भुगतना पड़ेगा, तो कंप्यूटर में स्पेस ज्यादा मांगेगा। ठीक है, क्योंकि स्टैक बनेगा, आई थिंक आप समझ पा रहे हो। ठीक है जी, तो दिस इज द डिसएडवांटेज। अच्छा जी, उसके बाद सो फॉर एवरी रिकर्सिव प्रोग्राम नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम एग्जिस्ट एंड वाइस वर्सा, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ये बच्चों को बहुत कंफ्यूज करती है, तो इसलिए मैंने प्रॉपर ढंग से आपके लिए लिखा है, इस पे तारे बना लो भाई। जो भी रिकर्सिव प्रोग्राम आप बनाते हो उसके इक्विवेलेंट नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम एग्जिस्ट करता है। फैक्टोरियल का प्रोग्राम मैंने अभी आपको बना करके दिखाया था, आपको फैक्टोरियल का बिना रिकर्शन के प्रोग्राम भी बनाना आता है, लूप वगैरह लगा करके, मैं यहाँ पे नहीं बनाऊंगा, आप मेरे प्लीज कंट्रोल स्ट्रक्चर वाले वीडियो देख लेना, मैंने वहां एक्सप्लेन किया हुआ है, यहाँ टाइम पास और कुछ नहीं, आप खुद भी जानते हो इतनी प्रोग्रामिंग तो आपको आती भी होगी, आप खुद से बना भी सकते हैं प्रोग्राम। ठीक है जी, हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि फॉर एवरी रिकर्सिव प्रोग्राम इक्विवेलेंट नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम एग्जिस्ट एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो हर एक रिकर्सिव प्रोग्राम के लिए एक नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम एग्जिस्ट करता ही करता है, ये फॉर्मली प्रूवन बात है, इसमें हम पूरा प्रूफ में एंड उसमें नहीं घुसेंगे, बट एग्जिस्ट करता है, सिंपल बात है एकदम। ठीक है, हाँ जी, और कंपेयरिंग टू रिकर्सिव प्रोग्राम, नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम नीड लेस और इक्वल स्टैक स्पेस
डोंट स्टे नो स्टैक स्पेस, प्लीज इसको जितना मर्जी अंडरलाइन कर लो उतना कम है। ऐसे मत बोल देना उनको स्टैक स्पेस चाहिए नहीं होता, नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम को भी स्टैक स्पेस चाहिए होता है, क्योंकि सिंपल इतनी बात करो, बिल्कुल बेसिक बात करो, फंक्शन कॉल तो किया है, जैसे आप फंक्शन को कॉल करोगे तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा ना स्टैक के अंदर, स्टैक तो चाहिए है ना, चाहिए उसको होगा ही होगा। अच्छा, इसलिए मैंने लिखा देखो लेस और इक्वल, इक्वल वाली बात बताते हैं क्योंकि कई की बारी में आपको अभी आज तो शायद पता नहीं टाइम बचेगा कि नहीं, मतलब नेक्स्ट लेक्चर जब मैं रिकर्शन करूंगा, क्योंकि रिकर्शन थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, उसमें मैं आपको आउटपुट वाले प्रोग्राम्स करवाऊंगा, तो वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा भी कुछ कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जिनका आउटपुट रिकर्शन से तो बड़े आराम से आ रहा है, लेकिन अगर उनका आप नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम सोचने की कोशिश करोगे तो वहां जान निकल जाएगी। तो आप सोच भी गए ना, तो वो आउटपुट लाने के लिए आपको स्टैक यूज करना पड़ जाएगा, बिना स्टैक के काम नहीं होगा। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाहता हूँ, रिकर्शन का फायदा क्या है कि रिकर्शन ऑटोमेटिकली स्टैक के अंदर वैल्यूज पुश पॉप करके देगा, ये सारा काम सिस्टम अपने आप से आपको करके दे देगा। लेकिन अगर आप सेम आउटपुट चाहते हो, कोई प्रोग्राम का कुछ आउटपुट है, सेम आउटपुट आप चाहते हो तो आपको मैनुअली स्टैक के अंदर पुश करना पड़ जाएगा, मतलब समझ पा रहे हो, तो आपको स्टैक यूज करना पड़ेगा और आपको बोलना पड़ेगा पुश इनटू द स्टैक, पॉप फ्रॉम द स्टैक एंड सो ऑन। तो ये इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपके पास प्रूफ भी आ गया कि हर एक रिकर्सिव प्रोग्राम का नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम असिस्ट करेगा ही करेगा। तो रिकर्सिव प्रोग्राम की क्या है, कुछ भी नहीं है, स्टैक के अंदर पुश हो रहा है, पॉप हो रहा है, तो आप खुद से पुश पॉप करवा लो, क्या दिक्कत है। अभी आपको रिकर्शन का फायदा ये है कि आपका जो यू कैन से सिस्टम है वो आपको करके दे रहा है ना, सिस्टम सारा कुछ करके दे रहा है आपको, खुद ही सब पुश हो रहा है, सब पॉप हो रहा है, आप कंट्रोल नहीं कर रहे, सब कुछ अपने आप से होता चला रहा है, ऑटोमेटिकली सब कुछ हो रहा है, सिस्टम से हो रहा है। लेकिन आप चाहो तो मैनुअली ये सब काम कर लेना, तो मैनुअली करोगे तो नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम बन जाएगा उसका, और क्या होगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आया। तो इक्वल वाली बात में फिर से एक बार कोशिश करता हूं आपको एक्सप्लेन करने की, क्योंकि ये हवा में ना उड़ जाए, बात इंपॉर्टेंट है। तो लेस या इक्वल, देखो लेस वाली बात तो आपको अपने से समझ आ रही होगी, लेस स्पेस लग सकता है, कैसे फैक्टोरियल का प्रोग्राम आपने बनाया तो यहाँ पे फैक्टर ऑफ 3 निकालने के लिए आपको 5 यूनिट ऑफ स्टैक स्पेस लगा था, लेकिन अगर आपने इसका नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम बनाया तो 2 यूनिट में काम हो जाएगा, एक मेन कॉल होगा और एक आपने फैक्टर ऑफ 3 कॉल किया होगा, बस उसके बाद तो वही लूप चल करके काम वही खत्म कर देगी। समझ पा रहे हो कि नहीं, तो एक ही बार पुश होना ना, देखो भाई स्टैक तो चलना ही चलना है, उसके बिना तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि नेक्स्ट लाइन का एड्रेस रखना है, तो मेन जैसे मेन फंक्शन कॉल हुआ, मेन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड बन गया, फिर आपने मेन के अंदर बैठ के कॉल किया क्या, ये फैक्टर ऑफ 3, तो एक फैक्टर ऑफ 3 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा, और यहाँ पे आपने लूप चला रखी होगी एंड ऑन, वो सारा काम कर करके आपको आंसर दे देगी। तो 2 यूनिट ऑफ स्टैक स्पेस तो अभी भी लगा है ना, लेकिन वहां पे 5 लग रहा था, 2 लग रहा है, और यहाँ पे तो कांस्टेंट ही हो गया ना, कि चाहे फैक्टर ऑफ 10 कर लो, फैक्टर 20 कर लो, फैक्टर ऑफ किसी का भी फैक्टोरियल निकाल लो, किसी भी नंबर का, मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 स्टैक यूनिट यूज होंगे, यू कैन से 2 ही एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेंगे, फिक्स है ये कहानी नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम की। बट रिकर्सिव की हर बार एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्टैक स्पेस लग रहा था, 3 में 5 लग रहा था, है ना, 4 में 6 लग रहा था, है ना, 7 में 9 लग जाएगा, +2 आई थिंक याद आ रहा होगा आप लोगों को, है ना, तो फिर वही बात है, वो थोड़ा सा स्टैक स्पेस आपका एक्स्ट्रा लग रहा था और कुछ नहीं। तो नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम में लेस स्टैक स्पेस भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको यहाँ दिखा दिया। बट कोई कोई प्रोग्राम ऐसा होता है, जब वही बात है, जब आऊंगा ना प्रोग्राम में तब बोल पाऊंगा, नहीं तो अभी आप शायद कंफ्यूज हो गए। कोई कोई प्रोग्राम ऐसा होता है, उसका कुछ आउटपुट इतना अजीब सा होता है कि आप उसका नॉन रिकर्सिव वर्जन सोच ही नहीं सकते। तो जब आप उस प्रोग्राम का नॉन रिकर्सिव वर्जन सोच ही नहीं पा रहे, मतलब अजीब सा ही कुछ आउटपुट है, तो उस चक्कर में आपको वर्स्ट सिनेरियो में क्या करना पड़ेगा, रिकर्शन का देख लो ना फ्लो कैसे चल रहा है, वो पुश कर रहा है वैल्यूज, फिर पॉप करवा रहा है एंड सो ऑन, तो वही पुश पॉप आप खुद करवा लो, क्या दिक्कत है, कोडिंग ही तो करनी, कोडिंग आप खुद कर लो, काम हो जाएगा आपका। समझ पा रहे हो, तो बस आई थिंक समझ में आ गया सबको, मेरे ख्याल से और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो प्लीज ध्यान रखना, कंपेयर टू रिकर्सिव प्रोग्राम, नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम नीड्स लेस और एट मोस्ट इक्वल स्टैक स्पेस, ज्यादा लेने का कोई मेरे ख्याल से तुक नहीं बनता, क्योंकि अगर आप ज्यादा से काम करने की कोशिश कर रहे हो तो लॉजिक आपका ठीक ठाक नहीं है, लॉजिक ठीक ठाक करोगे तो लेस या इक्वल में काम हो जाएगा। ठीक है जी, और डोंट से नो स्टैक स्पेस, नो स्टैक स्पेस कहने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि स्टैक स्पेस तो यूज होना ही होना है। ठीक है, ज्यादा वाली कहानी क्यों, क्या ऐसे क्यों कह रहा हूं कि ज्यादा वाली कहानी नहीं चलनी चाहिए, भाई ऑब्वियस सी बात है, जो आपका रिकर्सिव प्रोग्राम कर रहा था वो से सपोज कर लो 5 यूनिट ऑफ स्टैक स्पेस ले रहा था, तो अब वही काम मैनुअली करोगे तो मैनुअली तो 5 यूनिट ही लगाओगे। अगर आप कुछ मैनुअली इस तरह से काम करो कि 7-8 यूनिट लग गई, तो वो आपका लॉजिक ही फिर गड़बड़ है, 5 में काम होगा। जब सिस्टम आपका 5 में काम, सब कुछ छोड़ो, इतनी बात करो, सिस्टम आपका 5 यूनिट में काम करके दे रहा है, तो आप क्यों नहीं कर पाओगे भाई, आप तो ज्यादा इंटेलिजेंट हो सिस्टम से, कंप्यूटर को क्या आता है, कंप्यूटर को तो कुछ नहीं आता, जो आप बोलते हो वही कंप्यूटर करके देता है। समझ पा रहे हो ना, तो अगर कंप्यूटर ने 5 यूनिट स्टैक स्पेस का लिया है, सिस्टम ने अपने आप से करके दिया है आपको, तो आप क्यों नहीं कर पाओगे भाई वो काम, बिल्कुल कर पाओगे। ठीक है, तो आई थिंक समझ पा रहे हो भाई, लेस या इक्वल में काम हो जाएगा, ज्यादा का कोई मतलब नहीं, ज्यादा लग रहा है तो अपना लॉजिक आपने बकवास बनाया है, लॉजिक ठीक करो बन जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर होगा सबको, है ना, तो मैं छोटा करता हूँ, सारा कुछ एक स्क्रीन पे करता हूँ, आप आराम से कोशिश करो इन सब चीजों को नोट डाउन करने की। हाँ देखो, फर्स्ट क्लास एक ही सब स्क्रीन पे आ चुका है, सारे पॉइंट्स नोट डाउन करो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है भाई रिकर्शन से रिलेटेड। ठीक है, चलो कर लिया नोट डाउन, ठीक है आगे बढ़ते हैं।
हाँ जी, तो ठीक है, ये सब भी आपको समझ में आ गया था कि कैसे सोचना है रिकर्सिव प्रोग्राम। हाँ जी, तो रिकर्सिव प्रोग्राम में बस रिकर्सिव डेफिनेशन एक बार आपको समझ आ जाए कि क्या चीज मैं बार-बार करूं कि हमारा काम होना शुरू हो गया, है ना? तो बस वो चीज अगर आपको समझ आ जाए क्या काम क्या चीज बार-बार करने से होगा, तो बस वो हमारी रिकर्सिव डेफिनेशन है और फिर हमारा काम लगभग खत्म है, फिर हमारा कुछ बचता नहीं है प्रोग्राम के अंदर। बस एक बार रिकर्सिव डेफिनेशन समझ में आ जाए, उसके बाद कुछ नहीं होता, फिर टर्मिनेशन कंडीशन हम बड़ी जल्दी पकड़ जाते हैं। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको, ठीक है? ये तो मैंने शायद प्रीवियस लेक्चर में आपको समझा ही दिया था। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अपना सीधा प्रोग्राम पे जंप करते हैं। देखो भाई, हम क्या कह रहे हैं, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट n मल्टीप्लाइड बाय m वेयर n एंड m आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और रिकर्शन की हेल्प से आपको मल्टीप्लिकेशन करानी है। तो वैसे अगर आपने थोड़ा सा थियोरेटिकली पता हो तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं रिकर्सिव प्रोसीजर ऑफ एडिशन। डेफिनेशन यही है, आप कहीं पढ़ के देखना, मैथमेटिक्स की सिंपल बात है। व्हाट एग्जैक्टली इज मल्टीप्लिकेशन? व्हाट एग्जैक्टली इज मल्टीप्लिकेशन? Multiplication is nothing but recursive procedure of addition. Recursive procedure of addition. ठीक है, रिकर्सिव प्रोसीजर ऑफ एडिशन मतलब बार बार एडिशन कर जाओ तो वो मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं कहूं कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 करो, तो मैं क्या कहूंगा, 2 को 3 बार ऐड करो ना भाई, आपका काम हो गया। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 3 हो गया, या फिर आप 3 को 2 बार ऐड कर लो, ये वही बात है। 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 बोलो, 2 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 2 एक ही बात है, बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये पहले वाला को पकड़ा मैंने ना। हाँ जी, तो 2 मल्टीप्लाई 3 का मतलब क्या होगा, 2 को आप 3 बार ऐड करो, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया। ऐसे 3 मल्टीप्लाई 2 करो तो 3 को 2 बार ऐड करो, तो फिर आपका वही बात है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया। ऑब्वियस बात है, दोनों बातें सेम है, आप समझ पा रहे हो। ठीक है, समझ में आया ना? तो ये होती है भाई मल्टीप्लिकेशन। बस अब इस चीज को मैं प्रोग्राम की तरह से तरीके से करना चाहता हूँ, रिकर्शन से करना चाहता हूँ। वैसे तो आप बोलोगे क्या करना है सर, मल्टीप्लिकेशन तो ऑपरेटर भी आपके पास सी लैंग्वेज में कर लो, पर थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं ये काम करके दिखा रहा हूँ, कुछ नहीं। ठीक है जी, तो आप देखो मैं करूंगा कैसे, है ना? तो वही बात है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आपको बस यही यही है रिकर्सिव डेफिनेशन, लगभग यही है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप जैसे देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना? जैसे 2 मल्टीप्लाइड बाय, चलो मैं ऐसे बोलता हूँ, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 क्या होता है भाई? 0 होता है। 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या होता है जी? 2 होता है। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्या होता है जी? 2 प्लस 2 होता है। 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 क्या होता है जी? 2 प्लस 2 प्लस 2 होता है। 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 क्या होता है जी? 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 होता है। और चलो एक और लिख लेते हैं, से 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 क्या होता है? तो आप क्या बोलोगे? 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, 5 बार 2 को ऐड कर दो, आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा। कितना समझ आ गया? बस अब आप क्या करोगे, ये बस यही चीज अगर आपको समझ में आ रही है ना, तो आपकी रिकर्सिव डेफिनेशन होगी, फिर आप कुछ नहीं बचा इस प्रोग्राम में। थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करो, अब इसमें कुछ नहीं बचा। अब देखो, अब मैं क्या बोलूंगा, अब मैं ऐसे बोलूंगा तो एक फंक्शन मान लेते हैं मल, मल्टीप्लीकेशन के लिए मल, तो मल 2 कॉमा 0 दैट विल बी 0। इतनी बात समझ में आई? फिर मैं बोलूंगा मल 2 कॉमा 1, ठीक है जी, तो दैट विल बी इक्वल टू 2 प्लस 0। इसको मैं बोल सकता हूं ना 2 प्लस 0, 0 क्या है भाई? यही था। तो आप बोल सकते थे 2 प्लस मल, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, MUL मल 2 कॉमा 0। ये बात पकड़ में है कि नहीं आई? नहीं आई तो अभी और करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मल 2 कॉमा 2 दैट इज व्हाट? 2 प्लस 2 ना, ये 2 क्या है? यही नहीं है क्या 2 इंटू 1? 2 इंटू 1 को मैंने क्या लिखा हुआ है? मल 2 कॉमा 1, तो बस लिखो 2 प्लस मल ऑफ 2 कॉमा 1। फिर आप लिखो मल 2 कॉमा 3। 2 कॉमा 3 मतलब क्या है भाई? 2 को 3 बार ऐड करो, 2 को 2 बार ऐड करते हो तो वो मल 2 कॉमा 2 था। तो करो ना भाई, 2 प्लस मल ऑफ 2 कॉमा 2। बस अब आप पकड़ गए होगे। एक बार एक दो बार आपको अजीब लगेगा कंसेप्ट, उसके बाद फटाफट से आपका काम होगा। मल 2 कॉमा 4, ये भाई मेरी राइटिंग गंदी है भाई, प्लीज, है ना? ये सब आपको टेंशन आनी चाहिए। मल लिख रहा हूं मैं, MUL, है ना? MUL, ये मैंने पता नहीं आपको कहीं ये ना लगे कि ये डबल एल है, ये MU है ये, ठीक है? MUL, ठीक है? हाँ जी, तो 2,4 क्या होगा? 2 प्लस, ये देखो 4 बारी 2 को ऐड किया था ना, 3 बारी 2 ऐड करना क्या था? 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज मल 2 कॉमा 3। बस तो 2 प्लस मल ऑफ 2 कॉमा 3, ठीक है? बस अब बस 2 कॉमा 5 विल बी इक्वल टू व्हाट? 2 प्लस मल ऑफ 2 कॉमा 4। बस अब देखो, आप बिल्कुल उल्टा काम मैं करके दिखा दूंगा, है ना? तो अब मैं क्या, ये चीज पकड़ में आई ना आपको? ये चीज पकड़ में आई है? बस अब मेरा काम खत्म है। अब देखो, अब अगर आपको कोई कहेगा कि मल ऑफ 2 कॉमा, चलो 3 ऐसे बोलो, 3 निकाल के दिखाओ, तो आप क्या बोलोगे? कुछ नहीं है जी, 2 प्लस मल ऑफ 2 कॉमा 2, एक एक घटाते जाना बस।
है ना। अब फिर आप क्या बोलोगे, फिर आपको बोलोगे कि सर मेरे को मल ऑफ 2,2 नहीं आता, तो मैं बोलूंगा कोई बात नहीं, 2 प्लस मल ऑफ 2,1 बोल देना। फिर आप बोलोगे कि सर मेरे को 2,1 नहीं आता, तो मैं बोलूंगा मल ऑफ 2,1 दैट विल बी इक्वल टू 2 प्लस मल ऑफ 2,0। हाँ 2,0 आपके दिमाग में होना चाहिए कि हाँ जी 2 मल्टीप्लाई बाय 0 विल बी 0, किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 आता है, तो 2 प्लस 0 दैट विल बी 2, यहाँ पे कॉपी पेस्ट, तो 2 प्लस 2 दैट इज 4, 4 यहाँ पे कॉपी पेस्ट, 4 प्लस 2 दैट इज 6, तो 6 हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा किसका, 2,3 का। बस ये रिकर्सिव डेफिनेशन समझ में आ गई, फिर कुछ नहीं बचा इस प्रोग्राम में, अब कुछ है ही नहीं, अब तो बस एक झटके में लिखना है, चुटकी बजा के लिखूंगा और आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही तो 2 वाला एग्जांपल था, 3 5 जो आपका मन करे वो कुछ भी लिख सकते हो भाई। मल 3 कॉमा, चलो एक और दिखाओ, कोई बात नहीं, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतनी जल्दी आपको समझ में आएगा। मल 3 कॉमा 2 लिख लूं, छोटा हो जाएगा, मल 3 कॉमा 2, तो आप क्या बोलोगे, ये लिखते हैं पहले, है ना, 3 प्लस, है ना, ये 2 था तो 2 को 3 बार ऐड किया था, तो अब 3 को 2 बार ऐड करना, तो आप बोलोगे 3 प्लस मल ऑफ 3,1, फिर आप बोलोगे मल ऑफ 3,1, 3 प्लस मल ऑफ 3,0, 0 होता ही आप बोलोगे कि रिटर्न 0 करेगा, तो 3 प्लस 0 दैट विल बी 3, 3 प्लस 3 दैट विल बी 6, दैट्स इट। और मेरे ख्याल से अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब जनरलाइज करूं, एक बार मैं देखता हूं आप ठीक ठाक काम कर पाते हो कि नहीं। जनरलाइज देखो, मैं ऐसे बोलूंगा मल ऑफ x कॉमा वाई दैट विल बी इक्वल टू x प्लस मल ऑफ x कॉमा वाई माइनस 1, बस ये है जी हमारी रिकर्सिव डेफिनेशन। और टर्मिनेशन कंडीशन क्या है जी, टर्मिनेशन कंडीशन होगी मल ऑफ x कॉमा 0 दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ, और ये भी बात बनेगी, चाहे ये 0 हो चाहे ये 0 हो, आंसर हमारा 0 ही आना है ना, क्योंकि x इंटू 0 या 0 इंटू एक्स, तो हम ये भी बोलेंगे मल ऑफ 0 कॉमा एक्स दैट विल बी अगेन 0। तो दोनों पैरामीटर्स में से, जो दोनों आपके फॉर्मल आर्गुमेंट्स एक्स है भाई, दोनों में से अगर एक भी 0 निकला तो आपको 0 रिटर्न करा देना, अदरवाइज एक एक घटा घटा करके ऐड कराते जाना है। बस अगर ये चीज आपके पकड़ में आ चुकी है, अब प्रोग्राम में कुछ भी है ही नहीं। अब देखना कितनी जल्दी मैं प्रोग्राम लिख करके दिखाऊंगा, है ना। अब देखो मैं अब आपको प्रोग्राम लिख करके दिखाता हूं, तो मैं रिटर्न करवाऊंगा ना वैल्यू इंट, तो इंट मल इंट x कॉमा इंट y, अंदर आकर के बोलूंगा कि इफ x डबल इज इक्वल टू 0 और y डबल इज इक्वल टू 0, तो आपको क्या रिटर्न कराना है, 0। ये हो गया जी स्टॉपिंग कंडीशन। मैं आपको बार बार समझाता हूं, रिकर्सिव प्रोग्राम लिखते टाइम सबसे पहले चीज टर्मिनेशन कंडीशन, उसके बाद फिर कंटिन्यू वाली कहानी, स्टॉप फिर कंटिन्यू। कंटिन्यू स्टॉप नहीं करना होता, उल्टा कर दोगे तो इनफाइनाइट लूप में बच जाओगे, है ना, थ्योरेटिकली इनफाइनाइट लूप में, और एक्चुअली बात करोगे तो वही बात है, स्टैक ओवरफ्लो एरर। तो पहले स्टॉप करना है फिर कंटिन्यू, क्योंकि एज सुन एज यू एंटर इनटू द फंक्शन यू विल से दैट डू आई नीड टू स्टॉप, स्टॉप करना है क्या। इफ आपको लगता है कि स्टॉप करना है तो इमीडिएटली स्टॉप करके वही काम खत्म कर दोगे, नहीं तो आगे बढ़ोगे। हाँ जी, तो एल्स में क्या लिखना होगा, रिटर्न 0 एल्स, आराम से सोचने की कोशिश करो, एल्स रिटर्न क्या रिटर्न कराएंगे भाई, x प्लस मल ऑफ x कॉमा वाई माइनस 1, बस दैट्स इट। ठीक है, कितना इजी प्रोग्राम है, प्लीज आप इसको अपने आप से चला करके देख सकते हो, आपके पास आंसर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब वही बात है, अगर इस तरह का प्रोग्राम आ गया, वैसे तो आउटपुट वाले प्रोग्राम मैंने आपको बाद में कराने हैं, ढंग से मैं समझाऊंगा कैसे हम आउटपुट निकालते हैं प्रोग्राम के, बट यहीं पे ही मैं आपको थोड़ा सा चला करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो रादर इसको चलाना क्या है, यहाँ पे ऊपर मैंने आपको चला के दिखा भी रखा है ना, जैसे देखो मल 3,2 आपने लिखा था, है ना, तो मैं यही दिखाता हूँ, 3,2 लिखा था, ये सही होगा, ये 2 हो गया। हाँ जी, बोलोगे क्या 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 3 इक्वल टू 0 है, नहीं, क्या 2 इज इक्वल टू 0 है, नहीं, तो रिटर्न 0 तो नहीं होगा, तो आप क्या करोगे भाई, रिटर्न x प्लस मल x कोमा y माइनस, मतलब 3 प्लस मल ऑफ 3,1। ठीक है जी, तो फिर ये यहाँ 3 यहाँ 1, तो ये क्या 3 इज इक्वल टू 0 है, नहीं, क्या 1 इज इक्वल टू 0 है, नहीं, तो रिटर्न 0 नहीं होगा, तो आप एल्स क्या रिटर्न करोगे, एल्स रिटर्न करोगे, ये मैं लिखता जाऊं एक बारी, है ना, तो सबसे पहले आपने क्या लिखा था जी, 3 प्लस मल ऑफ 3,1, आपने सबसे पहले क्या कॉल किया था, वैसे तो ऊपर है बट स्टिल मैं थोड़ा सा दिखा रहा हूं ताकि आपको चीजें क्लियर रहे, छोटा करता हूं थोड़ा सा। हाँ जी, तो सपोज कर लो आपने कॉल किया फंक्शन मल 3,2, तो मल 3,2 कॉल करते ही आप क्या बोलोगे, क्या 3 इज इक्वल टू 0 है, नहीं, क्या 2 इज इक्वल टू 0 है, नहीं, तो आप सिंपली क्या रिटर्न करवाओगे, x, x क्या है जी 3 है, 3 प्लस जैसे लिखा हो वैसे कर लो भाई, मल 3,
एक्स एच था y माइनस वन मतलब 1, 2 माइनस 1 1, फिर ये मल 3,1 होएगा। हाँ जी, तो ये क्या बोलेगा जी, ये 3 इज इक्वल टू 0 नहीं, 1 इज इक्वल टू 0 नहीं, जहां पे चला हुआ ध्यान लगाओ भाई, 3 x में जाएगा ना भाई, 1 हमारा y में जाएगा, तो आप बोल रहे हो क्या 3 इज इक्वल टू 0 है, नहीं, क्या 1 इज इक्वल टू 0 है, सॉरी 3 इज इक्वल टू 0 है नहीं, 1 इज इक्वल टू 0 है नहीं, तो रिटर्न 0 नहीं हुआ, तो क्या रिटर्न होगा, x प्लस मल ऑफ x y माइनस 1, मतलब 3 प्लस मल ऑफ 3,0, 1 माइनस 1 इज 0, ठीक है जी। अब आप बोलोगे फिर वही बात है, x में क्या जाएगा 3, 0 किस में जाएगा y में, इमेजिन करते रहो ये सारे x और y जितनी बार फंक्शन कॉल कर रहे हो हर बार अलग अलग बन रहे हैं, एक्टिवेशन रिकॉर्ड अलग अलग है ना स्टैक के अंदर, तो हर बार अलग अलग बन रहा है, स्टैक की भाषा में आप सोच पा रहे होगे। हाँ जी, तो ठीक है जी, तो ये आप बोलोगे क्या x इज इक्वल टू 0 है, सॉरी 3 इज इक्वल टू 0 है नहीं, 0 इज इक्वल टू 0 है, यस, तो रिटर्न आप 0 करवा दोगे, ठीक है जी, 0 रिटर्न हो जाएगा, तो 3 प्लस 0 फिर वही बात है, अब रिटर्न होता जाएगा 3 प्लस 0 इज बैक सब्स्टिट्यूट होगा, 3 प्लस 0 इज 3 ओनली, 3 यहाँ पे जाएगा तो 3 प्लस 3 इज 6 ओनली, तो यहाँ पे 6 आंसर आ जाएगा, तो मल 3,2 विल बी 6। आई थिंक आ रहा होगा समझ में। एक्टिवेशन रिकॉर्ड की भाषा में ढंग से समझाना है तो मैं ऐसे भी समझा सकता था, ये लो भाई, है ना, ये देखो, ये स्टैक बना करके दिखा देता हूँ आपको। तो सबसे पहले मेन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड बना होगा, क्या लाइन होगी उसको वो मारो गोली, आप मैंने तो सिंपली बस आपको ये फंक्शन ही लिख करके दिखाया ना भाई, है ना, तो नेक्स्ट लाइन क्या होगी, किस पे कंट्रोल आना है, आंसर उसको छोड़ दो, उसमें मैं इतना घुसना नहीं चाह रहा हूँ। हाँ जी ठीक है जी, तो रफली कर रहा हूँ ना, पकाने तो पूरा मेन बनाता है आंसर, उसमें टाइम पास होता है, क्योंकि मैंने आपको फैक्टोरियल में प्रीवियस वीडियो देखो, फैक्टोरियल का मैंने आपको पूरा मेन के साथ पूरा प्रोग्राम बना करके दिखाया था, अभी मैं उसमें नहीं घुसा, मैंने सिर्फ आपको रिकर्सिव फंक्शन बना करके दिखाया था, तो ये कॉल का होगा, मेन में कॉल होगा, जैसे सबसे पहले तो मेन फंक्शन कॉल, जैसे फंक्शन कॉल होगा उसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा, तो मेन एक्टिवेशन रिकॉर्ड बन गया। उसके बाद आपने किसको कॉल किया भाई, मल फंक्शन को कॉल किया है, ठीक है जी, तो मेन के अंदर बैठ के मल फंक्शन को कॉल किया, तो मल का एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा। हाँ जी, तो मल 3,2 आपने लिखा है ना, क्योंकि आपने मेन के अंदर क्या कॉल किया होगा, मल 3,2, 3,2 बना था, तो अब आप क्या बोलोगे, एक x वेरिएबल बनेगा उसके अंदर वैल्यू आएगी जी 3, एक y वेरिएबल बनेगा उसके अंदर वैल्यू आएगी जी 2, ये देखो ये, अब ये कोड रन कर दो, तो आप बोलो क्या 3 इज इक्वल टू 0 है नहीं, क्या 2 इज इक्वल टू 0 है नहीं, तो रिटर्न 0 नहीं होगा, एल्स क्या रिटर्न होगा, x प्लस मल x कॉमा y माइनस 1, है ना, तो फिर वही बात है, तो ठीक है जी, तो अब आपने क्या कॉल कर दिया 3,1, है ना, मल 3,1 कॉल कर दिया, है ना, तो फिर अब आप क्या बोलोगे, पहले तो यहाँ लिख के रख लो, है ना, तो 3 प्लस, यहीं पे मैं लिख दूं, थोड़ा सा जगह कम है एक्चुअली, क्या करूं, तो इधर करो उनको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, हाँ अब यहाँ लिख लेता हूँ, थोड़ा और डिटेल में एक्टिवेशन रिकॉर्ड बना करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, तो अब यहाँ पे लिख करके, तो आउटपुट चाहिए ना आपको, तो आउटपुट के लिए मैं समझा रहा हूँ और कुछ नहीं, तो 3 प्लस मल, आपने फंक्शन कॉल किया मल, है ना, क्या था जी 3,1, 3,1 कॉल हुआ, ठीक है जी, तो ये मैं यहाँ छोटा सा लिख देता हूँ 3,1, ठीक है जी, तो फिर वही बात, अब 3,1 फंक्शन कॉल हुआ, तो मल ऑफ 3,1 ये बना। हाँ जी, तो फिर x की वैल्यू अगेन एक नया x बनेगा 3, y की वैल्यू अगेन नया y बनेगा 1, सब अलग अलग है, प्लीज ध्यान रखना। हाँ जी, तो फिर ये क्या रिटर्न करवाएगा जी 3 प्लस, ये आउटपुट लिखने के लिए मैं यहाँ पे लाइन लिखता चला जा रहा हूँ, एक्टिवेशन रिकॉर्ड में लाइन थोड़ी आएगी भाई, समझ पा रहे हो आप लोग, है ना, एक्टिवेशन रिकॉर्ड में तो बस लाइन का एड्रेस आएगा, ठीक है, जो भी ये लाइन होगी उसका एड्रेस आएगा, रादर नेक्स्ट लाइन का एड्रेस आएगा, ये सब नहीं आएगा। खैर चलो छोड़ो इसको, एक्टिवेशन रिकॉर्ड की कहानी मैंने आपके साथ कंपाइलर में पूरी डिटेल में करनी है, अभी सिर्फ आउटपुट पता लगाने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप इस तरह से लिख के भाग सकते हो, ताकि आपको चीजें याद रखें और कुछ नहीं, ठीक है जी, तो 3 प्लस मल, है ना, क्या कॉल होगा जी 3,0, है ना, क्योंकि आपने वही चेक किया, यहाँ पे ये 3 था ये 1 था, देखो क्या 3 इज इक्वल टू 0 है नहीं, क्या 1 इज इक्वल टू 0 है नहीं, तो रिटर्न 0 नहीं होगा, तो रिटर्न क्या होगा जी 3 प्लस मल ऑफ x y माइनस 1, तो 3 y माइनस 1 क्या होगा जी 0, तो मल 3,0 कॉल हुआ, ठीक है जी, तो फिर वही बात है, अब आपके पास एक नया एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा, किसके लिए, मल ऑफ 3,0 के लिए, ठीक है जी, तो फिर वही बात, x एक आप बनाओगे उसके अंदर वैल्यू 3 रखोगे, y एक नया वेरिएबल बनेगा उसके अंदर वैल्यू 0 रखोगे, अब आप बोलोगे, बोलो क्या 3 इक्वल टू 0 है नहीं, क्या 0 इक्वल टू 0 है, यस, तो इसने क्या रिटर्न करना है 0, तो 0 रिटर्न करने का मतलब ये इसकी फंक्शन एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुकी है, इसने रिटर्न मारा 0, तो 0 का रिटर्न होगा जहां पे फंक्शन कॉल किया गया था, तो यहाँ पे फंक्शन कॉल किया गया था, तो यहाँ पे वैल्यू रिटर्न हुई 0, तो ये क्या बोलेगा जी 3 प्लस 0 दैट इज 3, तो ये भी फंक्शन पूरा कंप्लीट हो गया, तो इसने क्या रिटर्न मारा 3, तो यहाँ पे क्या रिटर्न हुआ जी 3, तो 3 प्लस 3 दैट इज 6, तो ये भी पूरा फंक्शन कंप्लीट हुआ, ये क्या रिटर्न करेगा 6, तो मेन में आपने जो भी फंक्शन कॉल किया था मल 3,2, तो यहाँ पे आपने कुछ लिखा होगा ना मेन फंक्शन के अंदर, हाँ जी, तो ये वैल्यू वहां पे 6 आ जाएगी, आई थिंक समझ पा रहे होगा आप लोग, है ना, तो लिख लो बेशक से, एक z वेरिएबल लिया होगा आपने और यहाँ लिखा होगा मल
है ना, x कॉमा वाई, एक्स कोमा वाई फंक्शन कॉल थी, तो यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू आपने 3 और 2 दे रखी होगी। चलो मैं लिख देता हूँ एक्स और वाई, ठीक है। और मेन फंक्शन जो था उसका अपना एक्टिवेशन रिकॉर्ड था, तो मेन के अंदर आपने वेरिएबल डिफाइन करोगे एक्स और वाई, तो उस एक्स के अंदर क्या गई होगी, रादर वही बात है, आपको एक्स और वाई कंफ्यूज ना कर दे, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ जी ए और बी, ठीक है, ए कॉमा बी। तो मेन का एक अपना ए होगा और एक अपना बी होगा। ए के अंदर वैल्यू रही होगी जी 3 और बी के अंदर मैं मान लेता हूँ वैल्यू रही होगी 2। समझ पा रहे हैं ना भाई, मेन फंक्शन पूरा बना लेना आप लोग, प्रिंट एफ करवा लेना, स्कैन एफ करवा लेना एंड सॉन। चलो कोई बात नहीं, अगर आपको लग रहा है तो नया नया प्रोग्रामिंग आप सीख रहे हो, तो मैं ये दिखाता हूँ। लो भाई वॉइड मेन, ठीक है जी, वॉइड मेन लिखना। वॉइड में लिखने के बाद आप यहाँ लिखोगे इंटीजर a कॉमा b कॉमा z, ऐसे आपने वेरिएबल डिफाइन करे। प्रिंट एफ करवाओगे एंटर टू नंबर, स्कैन एफ करवाओगे, a और b की वैल्यू आपने कीबोर्ड से इनपुट करवा ली, और आपने क्या लिख दिया जी, z इज इक्वल टू मल, z इज इक्वल टू मल a कॉमा b। तो जो आपने वैल्यू डाली है ना कीबोर्ड से, a की वैल्यू 3 डाली है, b की वैल्यू 2 डाली है, ऐसे सोच लो आप लोग, ठीक है जी। और फिर वही बात है, आप यहाँ पे प्रिंट एफ करवा लेना, प्रिंट एफ करवा लेना z की वैल्यू, ठीक है जी, ये मेन हो गया। अब वही बात है, मैंने ऊपर पहले फंक्शन बना दिया, नीचे मेन बना दिया, तो इसकी प्रोटोटाइपिंग करने की भी जरूरत नहीं है, आप समझ पा रहे होगे। तो आप इसको ऊपर बनाते हैं, मेन को ऊपर बनाते हैं, इसको नीचे, मल को नीचे बनाते हैं, तो प्रोटोटाइपिंग करते हैं एंड सॉन। मैं टाइम पास नहीं करना चाहता, प्लीज आप अपने आप कर सकते हो, आपके लिए होमवर्क है प्रोटोटाइपिंग कैसे करनी है एंड सॉन, ठीक है जी। तो z इज इक्वल टू मल a कॉमा b, जैसे आपने फंक्शन कॉल किया तो वही बात है, मैंने यहाँ लिख करके रख लिया, z इज इक्वल टू मल a कॉमा b। हाँ जी, तो फिर वही बात है, a और b की वैल्यू अपना 3 और 2 थी, तो ये 6 आया, तो ये 6 यहाँ पे आकर के चला गया, तो z में 6 आ गया, और आप प्रिंट करवा लोगे z की वैल्यू, तो 6 प्रिंट हो जाएगा। इससे ऊपर मैं और खोल के नहीं समझा सकता। आई थिंक बिल्कुल क्लियर क्लियर हो गया होगा आपको मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ठीक है। छोटा कर दिया है, आप अपने हिसाब से इसको नोट डाउन कर लो। और ये मल्टीप्लीकेशन वाला लॉजिक आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा कि हम लोग कैसे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिकर्शन। करो भी करो, नोट डाउन करो फटाफट, यहाँ तक कर लो। उसके बाद ये भी नोट डाउन कर लो थोड़ा थोड़ा, ठीक है, ये भी कर लो। तो स्टैक की हेल्प से मैंने आपको समझा दिया कि एग्जैक्टली काम कैसे हो रहा था। यहाँ पे बार बार समझा रहा हूँ, यहाँ पे एड्रेस आएगा नेक्स्ट लाइन का, लेकिन मैंने यहाँ पर लिख करके रख लिया ताकि आपको चीजें थोड़ी सी समझ में आ जाए, और कुछ नहीं। आउटपुट लेने के लिए ना यही तरीका होता है, मैं आपको समझाऊंगा। अभी तो मैंने आपको सिखाया नहीं है कि कोई भी रिकर्सिव प्रोग्राम है उसका आउटपुट कैसे निकालना है, तो वो हम लोग आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, तो वहां मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। अभी तो मैं सिर्फ आपको रफली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आउटपुट कैसे आ रहा है, बस दैट्स इट। करो भी फटाफट नोट डाउन कर लिया। चलो भाई आगे मैं बढ़ रहा हूँ, आप ठीक है, हाँ जी कर लेना इसको नोट डाउन। अब नेक्स्ट है जी, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट n पावर m वेयर n and m आर पॉजिटिव इंटीजर्स यूजिंग रिकर्शन। रिकर्शन की हेल्प से आप n पावर m कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो भाई सिंपल बात, पहले तो रिकर्सिव डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए, है ना। तो सपोज कर लो n की वैल्यू है 2 और m की वैल्यू है 3, तो 2 पावर 3 आप क्या लिखते हो भाई, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। पावर क्या होता है भाई, रिकर्सिव प्रोसीजर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इतना समझ में आता है ना। 2 पावर 3 क्या होता है भाई, 2 into 2 into 2। सिमिलरली 2 पावर 2 क्या होता है जी, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। 2 पावर 1 क्या होता है जी, 2, है ना। और 2 पावर 0, 2 पावर 0 क्या होता है जी, 1। इतना समझ आता है ना। अब बस इसको आप फंक्शन की भाषा में लिखना शुरू कर दो। तो पीओ डब्ल्यू फंक्शन, पीओ और पीओ डब्ल्यू यार पावर फंक्शन में बना देता हूं। पीओ डब्ल्यू तो पीओ डब्ल्यू ये फंक्शन तो बाय डिफॉल्ट डिफाइंड होता है मैथ्स डॉट एच हेडर फाइल के अंदर। पीओ डब्ल्यू एक्स कॉमा वाई, तो एक्स पावर वाई वो निकाल के दे देता है, इसकी हेडर फाइल है मैथ्स डॉट एच, आप वहां से ले सकते हो। तो वही बात है, फंक्शन नेम सेम नहीं रखते, है ना। तो हम रख लेते हैं पीओ, चलो पीओ डब्ल्यू रख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ठीक है, मैथ डॉट एच बस इंक्लूड मत करना अपने प्रोग्राम के अंदर, नहीं तो एरर आ जाएगा भाई, ये यू कैन से फंक्शन है एंड सो ऑन पहले से डिफाइंड है, तो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है काम। ठीक है, तो बेटर है कि आप अलग नाम दे लो, बट ठीक है मैं इसी से काम करता हूँ। ठीक है जी, तो पीओ डब्ल्यू में फंक्शन बनाऊंगा। तो 2 पावर 0 आप क्या बोलोगे जी, पीओ डब्ल्यू 2,0 दैट विल बी 1। पीओ डब्ल्यू 2,1, इसी चीज को फंक्शन की भाषा में मैं लिखता जा रहा हूँ बस। 2 पावर 0 इज पीओ डब्ल्यू 2,0। 2 पावर 1 को मैं क्या लिखूंगा, पीओ डब्ल्यू 2,1 दैट इज 2। फिर इसको मैं क्या लिखूंगा, पीओ डब्ल्यू 2,2 दैट विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है जी, उसके बाद फिर पीओ डब्ल्यू 2,3 दैट विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। कितना समझ में आ गया। हाँ, तो बस अब एक बात जरा ये समझो, अब बस रिकर्सिव भाषा में लिखने की कोशिश करो। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्या है जी, पीओ डब्ल्यू 2,2 है, तो इसकी वैल्यू आप 2,2 नहीं लिख सकते क्या, लिखो फटाफट। तो अब मैं क्या लिखूंगा, थोड़ा सा अलग तरीके से लिखूंगा, पीओ डब्ल्यू 2,3 विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय पीओ डब्ल्यू 2,2। फिर मैं बोलूंगा पीओ डब्ल्यू 2,2 दैट विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय पीओ डब्ल्यू 2,1। थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, समझ पा रहे हो ना भाई। देखो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 था पीओ डब्ल्यू 2,2,
है ना। तो और ये खाली 2 क्या होता है भाई, POW 2,1 होता है, तो वही मैंने उठा के लिख दिया। तो POW 2,2 क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो अब मैं 2 की बजाय ये लिख रहा हूँ 2,1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय POW 2,1, ठीक है जी। तो अब आप बोलो POW 2,1 ये क्या होगा जी, ये होगा जी 2 मल्टीप्लाइड बाय, है ना, आप बोल सकते हो ये 2 POW 2,1 क्या है, 2 आए ना, तो 2 को आप लिख सकते हो ऐसे 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 ही तो होता है, बट 1 क्या है जी, POW 2,0, तो बस 2 मल्टीप्लाइड बाय POW 2,0, और फिर यहां से मेरे को वैल्यू पता लग जाएगी 2,0 क्या होता है जी 1। रिकर्सिव डेफिनेशन समझ में आई, ये बस ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए बस, है ना। तो टर्मिनेशन कंडीशन भी समझ में आ रही है, 0 हुआ वैल्यू तो 1 रिटर्न होना है ना, हाँ जी। तो y 0 हुआ तो रिटर्न 1 होगा, ठीक है जी। तो x, y हम ले लेंगे, तो y अगर 0 हुआ तो रिटर्न 1 होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये 1 जाएगा, कॉपी पेस्ट होगा, तो 2 इंटू 1 2, यहाँ पे 2 जाएगा, 2 इंटू 2 दैट इज 4, यहाँ पे 4 आएगा, 4 इंटू 2 दैट इज 8, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। आ रहा होगा सब कुछ समझ में, क्या बस ये आ गया समझ, बस अब कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं है, अब बस बड़े आराम से मैं इसको बना करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, ये देखो int POW int x int y, आप बोलोगे इफ y डबल इज इक्वल टू 0 रिटर्न 1, सो सिंपल। अगर y 0 हुआ तो इमीडिएटली आप क्या रिटर्न कराओगे, 1 रिटर्न कराओगे। अच्छा जी, एल्स में क्या करना है, ये टर्मिनेशन कंडीशन होगी ना, सबसे पहले आपको टर्मिनेशन कंडीशन देनी थी, तो टर्मिनेशन कंडीशन हमारे पास रेडी थी, हाँ जी। एल्स में आपको क्या रिटर्न कराना है भाई, ये देखो जो भी था यहाँ पे, ये x ही था, ये y था, तो x मल्टीप्लाइड बाय POW x y माइनस 1, एक एक पावर घटती जा रही है ना, 2 फिर 1 फिर 0 एंड सो, तो बस वही लिखो, एल्स x मल्टीप्लाइड बाय POW x y माइनस 1, दैट्स इट। तो ये हमारा बन गया जी प्रोग्राम फॉर पावर, है ना। तो x की पावर y निकालने के लिए हम इस तरह से प्रोग्राम बना सकते हैं, ठीक है। अब वही बात है, आप चाहो तो ना एक स्टेप कम भी कर सकते हो, एक स्टेप कम करना चाहते थे तो आप टर्मिनेशन कंडीशन ये भी बना सकते थे, POW 2,1 हमारे पास 2 ही होता है, किसी की भी पावर 1 चढ़ाते तो वही नंबर आता है, तो आप यहाँ पे ये एक रिकर्सिव कॉल फालतू हो रही है, तो एक उसको आप कम भी कर सकते थे, y इज इक्वल टू 1 हुआ तो रिटर्न x करवा लो, थोड़ा सा समझ में आ रहा है। ऐसी मल्टीप्लीकेशन में भी जो मैंने आपको दिखाया था, एक स्टेप आप कम कर सकते थे, है ना। तो यहाँ से आप 0 लेके आया करते थे, 0 की बजाय आप यहाँ से बोल सकते थे कि अगर यहाँ पे दोनों में से एक भी 1 होता तो दूसरे वाली वैल्यू रिटर्न हो जाती, तो अगर x इज इक्वल टू 1 हुआ तो रिटर्न y कर लेना, y इज इक्वल टू 1 हुआ तो रिटर्न x कर लेना, समझ पा रहे। तो वो थोड़ा सा काम आप अपना कर सकते हो, मैं यहाँ पे ज्यादा नहीं बोलूंगा, सिर्फ ऐप समझा रहा हूँ, एक स्टेप आप कम कर सकते हो। समझ में आया, अच्छी बात है, नहीं समझ तो डेटा सेट एल्गोरिथम में मैंने दुनिया भर की सारी कहानी करनी करते, टाइम कॉम्प्लेक्स जब मैं निकलवा रहा हूँ, नंबर ऑफ फंक्शन कॉल्स मैं आपको गिनवाऊंगा, एक एक बात अच्छे से समझाऊंगा, रिकरेंस रिलेशन सारी घुसेंगी डेटा सेट एल्गोरिथम में, तो वहां आपको समझाऊंगा भाई फंक्शन कॉल कम करनी है तो क्या करे भाई, एक स्टेप कम कर दो, तो बहुत बहुत फर्क पड़ेगा इन सब चीजों से, मैं आपको दिखाऊंगा, है ना। तो अगर इतना ज्यादा फर्क पड़ेगा कि आप देख देख के हैरान हो जाओगे कि एक स्टेप थोड़ा सा चेंज करते ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में बहुत डिफरेंस आ जाएगा, आधी हो जाएगी, सीधी आधी आधी, हाफ हाफ, तो बड़ा अच्छा काम होगा, मैं आपको दिखाऊंगा, तो आप यू विल बी रियली अमेज्ड कि इतने इतने छोटे छोटे से स्टेप्स करने से कितना कितना बड़ा बड़ा काम हो जाता है, वो दिखाऊंगा मैं आपको, अभी तो ज्यादा बोलने का कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे आप एक स्टेप कम कर सकते हो, ये मत सोचना कि सर एक स्टेप से कम करने से क्या फर्क पड़ता है, अरे बहुत फर्क पड़ता है भाई, जमीन आसमान का अंतर आता है। जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना डेटा सेट एल्गोरिथम, वहां आपको बहुत मजे से समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, सीधी आधी आधी टाइम हो जाता है, हाफ ऑफ टाइम, एक एक फंक्शन कॉल बस एक स्टेप कम करने से बहुत मजा आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। चलो ठीक है जी, अभी ज्यादा बोलने का फायदा नहीं, आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा। तो अभी फिलहाल मैंने y 0 से बनाया, आप y 1 से बना सकते थे, इफ y डबल इज इक्वल टू 1 तो रिटर्न x करवा लेना, और क्या होगा, एक स्टेप आपका बच जाएगा बस, थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा समझ में, ठीक है। कैसे बनाया वो भी आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा, मैंने थोड़ा सा स्पीड से बोला है क्योंकि भाई अब बोलना पड़ेगा, ऐसे तो बहुत वीडियो लंबे लंबे हो जाएंगे, कोई फायदा नहीं है, कर लो इसको फटाफट नोट डाउन, ठीक है। हाँ, तो ये पावर मैंने सिखा दिया आपको निकालना, n पावर है, छोटा कर देता हूँ, एक स्क्रीन पे आ जाएगा सारा, नोट डाउन, ठीक है जी। चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं भाई, है ना। देखो, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड nth नंबर ऑफ फिबोनाची सीरीज, ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, इसको मैं बहुत अच्छे से आपको मतलब अभी तो ऊपर ऊपर से समझाऊंगा, ठीक है। डिटेल में बहुत ज्यादा कैसे एग्जीक्यूट होता है एंड ऑन, तो वो सारा नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप होना है, अभी ज्यादा बोलने का कोई खास फायदा नहीं बनेगा। जब मैं आपको आउटपुट निकालना सिखाऊंगा, देखो कि मैंने आगे बहुत सारे प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं, ये सब के आउटपुट्स मैं आपको निकालने सिखाऊंगा, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। कुछ कुछ गेट के क्वेश्चंस भी है यहाँ पे, तो इनमें मैं आपको क्लियर करूंगा कि ये चलते कैसे हैं प्रोग्राम एंड्स ऑन। अभी तो मैं आपको सिर्फ लिख करके दिखा देता हूँ प्रोग्राम, ठीक है। तो फिबोनाची सीरीज का मैं आपको लिख करके समझा देता हूँ बस,
तो क्या है भाई, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड nth नंबर ऑफ फिबोनाची सीरीज। ये n चल रहा है, यहाँ पे फिब ऑफ n चल रहा है। तो देखो 0 1, n की वैल्यू 0 है तो फिब ऑफ n 0 होगा, n की वैल्यू 1 है तो फिब ऑफ n 1 होगा, n की वैल्यू 2 है तो फिब ऑफ n 1 नहीं रहेगा, n की वैल्यू 3 है तो फिब ऑफ n 2 हो गया। 2 कैसे आया जी, 1 + 1 2 आया है। उसके बाद फिर ये n = 4 हुआ अगर, तो फिब ऑफ n क्या आएगा जी, 3 आएगा। 3 कैसे आया जी, 1 + 2 3 आया। तो मतलब जो भी नेक्स्ट नंबर है ना वो प्रीवियस दो का सम है। ये 21 कैसे आएगा भाई, 18 और 13 21। ये 34 कैसे आया भाई, 13 + 21 34 आया, एंड सो ऑन। तो अगला नंबर पिछले दो नंबर का सम होता है। ये कहानी होती है जी फिबोनाची सीरीज की, बस। तो अब nth नंबर आपको निकाल करके दिखाना। ये मैंने आपको टेबल की हेल्प से समझा दिया कि फिबोनाची सीरीज कैसे नजर आती है। तो ये है जी फिबोनाची सीरीज। कोई पूछेगा फिबोनाची सीरीज क्या है, तो ये बोलोगे 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 एंड सो ऑन। तो मैं कीबोर्ड से ना ये वाला डालूंगा 8। जब मैं 8 डालूं तो कीबोर्ड पे तो मॉनिटर पे आउटपुट आना चाहिए 21। 9 मैंने कीबोर्ड से डाला तो आंसर आना चाहिए 34। 10 में डाल तो कीबोर्ड मॉनिटर पे आउटपुट आना चाहिए 55। कीबोर्ड से मैंने 11 डाल दिया तो आंसर आना चाहिए 89 एंड सो ऑन। ये मेरे को करके दिखाना है आपको, है ना, प्रोग्राम ये बनाना है। ये मैं बोला ना, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड nth नंबर ऑफ फिबोनाची सीरीज। तो आप n डालोगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको नंबर प्रिंट कराना। तो कैसे प्रिंट कराओगे ये मेरे को आपको अब दिखाना है, ठीक है जी। तो बिल्कुल सिंपल मैं पहले आपको समझाता हूँ। देखो भाई, ये तो सिंपल बात है भाई, फिब ऑफ 0 ये आपको पता भाई, जब n की वैल्यू 0 है ना, तो मैं फिब ऑफ 0 क्या है भाई, 0 है, ये आपको पता है। फिब ऑफ 1 बताओ भाई क्या है, 1 है, ये भी हमारे को पता है। फिब ऑफ 2 क्या है जी, 1 है। तो ये 2 1 कैसे आया भाई, 0 + 1 आया है 2। तो डायरेक्टली मैं क्या कह सकता हूं, अच्छा चलो मैं एक बार पहले लिख लेता हूं, है ना। फिर मैं बोलूंगा जी फिब ऑफ 3। फिब ऑफ 3 कैसे आया भाई, है ना, फिब ऑफ 3 क्या है जी, 2 है। हाँ जी, तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद फिर एक और चलो लिख लेता हूँ, फिब ऑफ 4। फिब ऑफ 4 क्या है जी, देख लो यहाँ पे 3 है जी, 3। अब मैं लिखना शुरू करता हूँ। फिब ऑफ 0 आपको पता है 0 इसका तो कोई वे आउट है नहीं, ये हमारा बेस कंडीशन में आ जाएगा। फिब ऑफ 1 1 है जी, ये भी हमारी असम्पशन है, बेस कंडीशन में आ जाएगी। जो भी असम्पशन है उसको बेस कंडीशन में रखते हैं। फिब ऑफ 2 क्या है जी, 1 है। 1 कैसे आया जी, ये 1 आया जी, देखो भाई ये 1 आया जी, 0 + 1 करके आया है। और 0 आपको पता है क्या था जी, फिब ऑफ 0 था। और ये 1 क्या था जी, फिब ऑफ 1 था। 2, ये 2 कैसे आया भाई, ये 2 आया जी 1 + 1 करके आया, 2 आया जी 1 + 1 करके। ये वाला 1 क्या था जी, ये था जी फिब ऑफ 1। और ये क्या था जी, फिब ऑफ 2। अब ये 3 कैसे आया भाई, ये 3 आया जी 1 + 2 3 आया है। तो ये 1 क्या है जी, ये 1 है जी फिब ऑफ 2। और ये क्या है जी, फिब ऑफ 3। बात समझ आ रही है, बस अब हो गया काम। फिब ऑफ 0 0 है, फिब ऑफ 1 1 है, फिब ऑफ 2 क्या है जी, फिब ऑफ 0 + फिब ऑफ 1। फिब ऑफ 3 क्या है जी, फिब ऑफ 1 + फिब ऑफ 2। फिब ऑफ 4 क्या है जी, फिब ऑफ 2 + फिब ऑफ 3 एंड सो ऑन। बस अब आपका काम खत्म है, ठीक है। तो मतलब पिछले दो का सम। तो आप जनरलाइज कर दूं, मैं जनरलाइज कैसे करोगे भाई, फिब ऑफ n दैट विल बी इक्वल टू, फिब ऑफ n विल बी इक्वल टू व्हाट, फिब ऑफ, या तो आप ऐसे लिख लो n - 2 + फिब ऑफ n - 1, या फिर आप लिख लो फिब ऑफ n - 1 फिब ऑफ n - 2। थोड़ा सा ये अच्छा रहेगा, फिब ऑफ n - 1 और n, चलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, खैर इससे तो a + b करो या b + a करो बात बराबर होती है ना। तो बस जनरली प्रोग्रामिंग में n - 1 इधर आता है, n - 2 इधर आता है, वो आपकी मर्जी, जैसे मर्जी लिख लो, इट हार्डली मैटर्स टू मी। मैं ऐसे रहने देता हूं, मैंने ऐसे लिखा तो मैं ऐसे रहने देता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। फिब ऑफ n क्या होगा जी, फिब ऑफ n - 2 + फिब ऑफ n - 1। कब होगा, जब n की वैल्यू 3 या 3 से ज्यादा है, ठीक है। n की वैल्यू सॉरी 2 या 2 से ज्यादा है। 0 और 1 की वैल्यू मेरे को पता है जी, ये फिक्स है 0 या 1, ठीक है। तो बस अब बस आपको समझ आ चुका है। तो ये क्या है जी, सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और फिब ऑफ n विल बी, या चलो मैं लिख देता हूँ, फिब ऑफ 0 विल बी इक्वल टू 0, फिब ऑफ 1 विल बी इक्वल टू 1। ये हमारी दो बेस कंडीशन होगी या टर्मिनेशन कंडीशन हो गई। और उसके बाद फिर ये सब चलता रहेगा, है ना। तो फिब ऑफ n विल बी फिब ऑफ n - 2 + फिब ऑफ n - 1 इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। बस अब हमारा काम कंप्लीट है। मैंने आपको बार बार समझाया है, जितने बड़े कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम देखते हैं कुछ नहीं होता भाई, सिर्फ 2 लाइन में खत्म हो जाते हैं, राधा 2 या 3 लाइन में। क्या, रिकर्शन की हेल्प से। कैसे, स्टॉप, व्हेन टू स्टॉप, पहले ये बताओ, उसके बाद फिर कंटिन्यू बताओ, बस खत्म। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, बस अब सीधा प्रोग्राम बनाऊंगा, इंट फिब इंट n, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करवाना है ना, इसलिए। हाँ जी, तो अब क्या बोलेंगे जी, इफ n इज इक्वल टू 0 रिटर्न 0, ठीक है जी। फिर आप देख लो, एल्स इफ n डबल इज इक्वल टू 1 रिटर्न 1। और एल्स में आकर के आप क्या लिखोगे, रिटर्न फिब ऑफ n - 1
प्लस फिब ऑफ n माइनस टू, जो आपका मन करे, n माइनस टू, n माइनस वन, या n माइनस वन, n माइनस टू, जो आपका मन करे वो लिख लो। ठीक है, बस ये हो गया। ये देख रहे कितना कितना आसान है, इसमें मैं क्या बोलूं, है ना, एक झटके में प्रोग्राम हमने सॉल्व कर दिया। बट ये रन कैसे होता है, कैसे एग्जीक्यूट होता है, आप चाहो तो अपने आप से विजुअलाइज कर सकते हो, बट मैं थोड़ा सा इसको नेक्स्ट क्लास में ही कराऊंगा, क्योंकि अभी आप शायद कंफ्यूज हो जाओगे। अभी तो मैं सिर्फ रिकर्शन का बैकग्राउंड सेट कर रहा हूँ आपके लिए ना, बेसिक बेसिक कंसेप्ट मैंने क्लियर किए हैं। आउटपुट निकालना कैसे एग्जैक्टली रन होता है, आप बोलोगे कि सर स्टैक बनता है एंड बन जाएगा, करा सकता हूँ, मैं स्टैक से करा सकता हूँ, बट यहाँ थोड़ी सी कहानी अलग हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन कॉल है, ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक लग सकती है आपको। तो मैं आपको आराम से नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर अप कराऊंगा, ट्री बनवाऊंगा एंड सो ट्री से बहुत आराम से आंसर आएगा, स्टैक से भी आ जाएगा बट थोड़ा सा काम मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो मैं आपको ट्री बनवाऊंगा एंड सो अच्छे से आपको सारा क्लियर करूंगा कि हम इसका आउटपुट कैसे निकाल पा रहे हैं, मतलब चलाना कैसे है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप कराऊंगा। ठीक है जी, हाँ जी। तो आपको बेसिक प्रोग्राम तो समझ में आ चुका है। n इज इक्वल टू 0 है तो रिटर्न 0 होगा, 1 है तो रिटर्न 1 होगा, एल्स क्या होगा, रिटर्न फिब ऑफ n माइनस 1 प्लस फिब ऑफ n माइनस 2, सेमीकोलन लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देख समझ में आ गया सबको, है ना। ये एल्सिफ वाला कहानी क्यों करेंगे, क्योंकि तीन तरह से आउटपुट आ रहा है, या तो 0 या 1, है ना, या फिर कुछ और करना है आपको। तो वही बात है, मैंने बताया था, जब तीन या तीन से ज्यादा अलग तरीके के आउटपुट है आपके पास, तो एल्सिफ लेटर का हम यूज करते हैं। दो या इफ या एल्स, तो वही बात है, इफ एल्स से हमारा काम हो जाएगा। दो आउटपुट है तो इफ से आएगा, एक एल्स से आ जाएगा आउटपुट। तीन तीन है अलग अलग, तो फिर इफ एल्सिफ और एल्स, तो हमने कर लिया, फर्क नहीं पड़ता, बट वही बात है, थोड़ा एल्सिफ लेटर यूज करोगे तो काम थोड़ा आसान हो जाएगा और कुछ। ठीक है जी, आई थिंक क्लियर होगा सब लोगों को। इफ n is equal to 0 रिटर्न 0, else if n is equal to 1 रिटर्न 1, else रिटर्न फिब ऑफ n minus 1 plus फिब ऑफ n minus 2। प्रोग्राम आपको बनाना आ गया होगा, कैसे चलाना है, क्या करना है, बार बार बता रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करूंगा। ठीक है जी, चलिए ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय। नेक्स्ट लेक्चर में आते ही मैं यहीं से आपका शुरुआत करूंगा, ठीक है, तब ज्यादा आप टाइम पास नहीं करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर की शुरुआत ही मैं आपको यहीं से शुरू करूंगा और आपको समझाऊंगा कि प्रोग्राम कैसे रन हो रहा है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।